एनपीआर, एनआरसी और सीए में क्या अंतर है? क्योंकि ये पूरी तरीके से हाईलाइट पॉइंट है। एनपीआर, एनआरसी और सीएए, इन तीनों में डिफरेंट क्या है? आजकल सोशल मुद्दा यही है कि एनआरसी हो रहा है, सीएए हो रहा है, एनपीआर हो रहा है, नागरिकता, सिटीजनशिप। इन तीनों में डिफरेंट क्या है? क्या इन तीनों से हमारे नागरिकता का कोई संबंध है? हमारे नागरिकता के आधार का कोई संबंध है? तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि एनपीआर किस तरीके से नागरिकता के आधार में हमारा सहयोग कर सकता है, एनआरसी किस तरीके से हमारे नागरिकता में सहयोग कर सकता है, और सीएए किस तरीके से हमारी नागरिकता में सहयोग कर सकता है। और अगर हम बात करें ऑल ओवर, तो हमारी नागरिकता के लिए ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये तीनों अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर हमें अपनी नागरिकता के बारे में कहीं भी कुछ भी प्रमाणित करना है तो सबसे पहले इन तीनों से गुजरना पड़ेगा। अब ये तीनों आपस में डिफरेंट हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये तीनों आपस में डिफरेंट है, ये तीनों एक नहीं है। ये तीनों की अलग अलग काम है, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग वर्क है, और ये तीनों अपने आप में नागरिकता का स्तंभ है। अगर हमें नागरिकता साबित करनी है, अगर हमें अपने आप को भारत में स्थापित करना है, तो इन तीनों के साथ हमको चलना पड़ेगा। ठीक है। जो एसआईआर फॉर्म हो रहा है, इंसेंटिव रिवीजन हो रहा है, उसके बारे में भी हम समझेंगे, और वो क्या है, क्या प्रोसेस है, सभी के बारे में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे एनपीआर, एनआरसी और सीएए के बारे में। एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और हम पिछले एक हफ्ते से इसी पर सेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पूरी सटीक जानकारी मिले, परफेक्ट, सटीक और आसान शब्दों में आपको समझाया जा सके नागरिकता के बारे में। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा कोई असमंजस है तो वो है नागरिकता को लेकर, और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से आपको परफेक्ट जानकारी लेकर आए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें कि हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन पर कोई आपको संशय न हो। इसलिए हम एक एक पॉइंट को पूरी तरीके से वेरीफाई करके, रिसर्च करके, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम बात करने वाले हैं एनपीआर, एनआरसी और सीए के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नागरिकता को साबित करने में और हमारी नागरिकता को प्रभावित करने में। अगर आप भारत में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा नागरिकता खतरे में है, या हमारी नागरिकता का आधार क्या है, नागरिकता का बेस क्या है, तो आप सबसे पहले इन तीनों के बारे में समझिए कि एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, और सीएए क्या होता है। ठीक है। लगभग आप लोग इसके बारे में जानते हो, क्योंकि इसका माहौल बहुत पहले बन चुका है, इस पे बवाल भी बहुत पहले हो चुका है। तो लगभग लोग सही बातें जानते हैं और लगभग लोग सुनी सुनाई बातें जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग सही और संवैधानिक बातें करेंगे, जो परफेक्टली राइट है, 100% राइट है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें एनपीआर की, अगर हम बात करें एनपीआर, ये क्या भैया, एनपीआर क्या है? एनपीआर जनगणना का रजिस्टर है। एनपीआर क्या भैया? एनपीआर एक सर्वे है, नेशनल पब्लिक रजिस्टर, जनगणना से पहले का सर्वे, जिसे बोलते हैं एनपीआर। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर के अंतर्गत हमारे देश में रहने वाले मीन्स नागरिक और जो बाहर से आके रहते हैं उन सभी का डेटा मेंशन किया जाता है। मतलब कि ऑल ओवर भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सबका डेटा, वो भारत के नागरिक हों या बाहर से आए हुए विदेशी हों, सबका डेटा कहाँ रहता है? एनपीआर में रहता है। कहाँ पे रहता है? एनपीआर में। तो एनपीआर एक प्रकार का क्या है? रजिस्टर है, जनगणना से पहले किया गया सर्वे। जो भी व्यक्ति भारत में आता है उसका नाम रजिस्टर एनपीआर में दर्ज किया जाता है। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका से आया वीजा लेकर तो सबसे पहले वो कहाँ रजिस्टर होगा? एनपीआर में। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया वीजा लेकर तो कहाँ रजिस्टर होगा? एनपीआर में। श्रीलंका से कोई आया तो कहाँ रजिस्टर होगा? एनपीआर में। ठीक है। मीन्स जो बाहर से आ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं किसी भी रीजन से, उनका नाम एनपीआर रजिस्टर में होगा। दूसरा, जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनका भी नाम एनपीआर रजिस्टर में होगा। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एनपीआर मीन्स होता है भारत में निवासियों की संख्या, भारत में निवासियों की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करना एनपीआर का काम है। चलिए आगे इसके बारे में समझेंगे। एनआरसी क्या है भैया? एनआरसी क्या होता है? नागरिकता की सूची का सत्यापन।
नागरिकता की सूची का सत्यापन मीन्स जो एनपीआर में लिखा गया, जो एनपीआर में लिखा गया उस एनपीआर को वेरीफाई करने का काम कौन करता है? एनआरसी करता है। एनआरसी जो रजिस्टर है उसमें क्या आता है? एनआरसी जो रजिस्टर है उसमें आता है ओनली फॉर रेजिडेंस, भारत के नागरिक। एनपीआर में सबका डेटा आता है, जो भी भारत में निवासी है, जो भी भारत में रह रहा है। लेकिन एनआरसी में सिर्फ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक का डेटा रजिस्टर किया जाता है। मींस कि यहां से क्या होता है? छटैया का काम स्टार्ट होता है कि एनपीआर एक रफली डेटा हो गया, जो भी लोग रह रहे हैं सबका नाम आ जाएगा, और एनआरसी क्या करेगा? वहां से छटैया करके जो एक्चुअल भारत के हैं उन्हीं को एनआरसी में रखा जाएगा। मींस एनआरसी वाले रजिस्टर में सिर्फ भारतीय नागरिक हो, ये पूरी तरीके से 100% प्रयास किया जाता है कि एनआरसी वाले रजिस्टर में सिर्फ भारतीय नागरिक का नाम आए। क्लियर? उसके बाद आता है सीएए। ठीक है, सीएए क्या भैया? ये है नागरिकता देने का कानून। ठीक है, तो अभी हम इससे बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे इस पे सीए पे। एक ए को हटा देते हैं। सीए क्या है भैया? सी है सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट, सीए का मतलब क्या है? सिटीजनशिप एक्ट। क्लियर? तो जो एनपीआर में सारे डेटा आए उससे थोड़ा अलग करके छटनी करके एनआरसी किया गया। एनआरसी में जो डेटा आया उस डेटा का आधार क्या रहेगा? वो रहेगा सीए, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, तो सीए के आधार पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बाद में अमेंडमेंट किया गया सीएए, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे कि सीएए क्या है। सीए क्या हो गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? तो ये हम लोग बाद में समझेंगे कि सीए की जरूरत क्यों पड़ी। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनपीआर, एनआरसी और सीए। ठीक है, एनपीआर क्या होगा? नेशनल पब्लिक रजिस्टर और नेशनल रेजिडेंस रजिस्टर, सिटीजन रजिस्टर, और सीए सिटीजनशिप एक्ट। क्लियर? तो एनपीआर में जो डेटा आएगा उसको वेरीफाई करके एनआरसी में आएगा। एनआरसी में जो डेटा आ रहा है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए यहां पे सीए क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। सीए क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालकर फिर एनआरसी में दर्ज किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तृत समझेंगे, आप लोग साथ में बने रहिए और देखते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पुटअप करिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके डाउट का, आपके क्वेश्चन का पूरी तरीके से हम आंसर दे पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप अगर थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं एनपीआर, एनआरसी और सीएए में अंतर क्या है, इन तीनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बिटवीन एनआरपी, एनआरसी एंड सीएए। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए आज हम लोग इस सेशन में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग ध्यान से इस सेशन को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के प्रेजेंट टाइम में के माहौल में, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में नागरिकता को लेकर बहुत ही अफवाहें उड़ रही हैं। भारत से निकाल दिया जाएगा, भारत से भगा दिया जाएगा, आप यहां से नहीं रह रहे हो तो आप इनको निकाल दिया जाएगा, ये पेपर नहीं आपके पास है तो निकाल दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें माहौल में आ रही, बहुत सारी चीजें सुनी सुनाई सोशल मीडिया से लेकर, एक दूसरे से लेकर सुनी सुनाई बातें मार्केट में चल रही हैं। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है, डेटा क्या है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, एनपीआर, एनआरसी और सीए ये तीनों डिफरेंट है, तीनों का काम डिफरेंट है, तीनों का प्रोजेक्ट डिफरेंट है, तीनों का उद्देश्य डिफरेंट है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल वाइज पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, और बेसिकली हमको यह समझ में आ जाएगा कि क्या ये नागरिकता का आधार है, क्या इससे हमारी नागरिकता प्रभावित होती है, क्या इससे हमारी नागरिकता साबित की जा सकती है। इन सभी के फैक्टर को हम लोग आज विस्तृत समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे भैया एनपीआर के बारे में। ठीक है, एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या नेशनल पब्लिक रजिस्टर कह सकते हैं। एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्लियर? एनआरसी की अगर हम बात करें तो एनआरसी क्या हो गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का मतलब क्या हो गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और सीए की बात करें हम तो सीए क्या हो गया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ सीए की तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग नाम समझ में आ गया, एनपीआर, एनआरसी और सीए या सीएए। क्लियर? तो पुराना नाम सीए ही है
अमेंडमेंट हो गया तो एक ए और बढ़ गया। ओके, चलिए अब आते हैं इनके पॉइंट पर। तो नाम तो समझ में आ गया भैया, पूरा नाम क्या है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी समझ लेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में एनपीआर को कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। मीन्स कि भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो भारत की हो या बाहरी, सभी का डेटा रखना किसका काम है, एनपीआर का काम है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी का काम क्या है, एनआरसी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर का काम है कि भारत में जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, उनका डेटा मेंटेन किया है, ओनली फॉर भारतीय सिटीजन, उनका डेटा मेंटेन किया जाए। सीए का काम क्या भैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये, और कोई काम इसका नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो एनपीआर का उद्देश्य क्या है, भारत में रहने वाले सभी सामान्य निवासियों का रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, भारत में रहने वाले सभी सामान्य निवासियों मतलब कि सभी, एक तरफ से जो भी भारत में रह रहा है उनका एक डेटा तैयार करना, रिकॉर्ड तैयार करना। एनआरसी का काम क्या है, एनआरसी का काम है भारत के वैध नागरिकों की पहचान करना। ध्यान देना, एनआरसी का काम क्या है, भारत के वैध जो एक्चुअल में भारत के नागरिक हैं उनकी पहचान करना और नाम दर्ज करना। उसके बाद सीए का काम क्या भैया है, कुछ विशेष देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करें कि ये किस पर लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, एनपीआर किस पे लागू होता है, तो एनपीआर लागू होता है भारत में रहने वाले सभी सामान्य निवासियों को। एनपीआर किस पे लागू होता है, भारत में, ये हो गया, तो भारत में रहने वाले सभी सामान्य निवासियों का डेटा कलेक्ट करता है। एनआरसी क्या करता है, एनआरसी किस पर लागू होता है, एनआरसी सिर्फ केवल भारतीय नागरिक पर लागू होता है। एनआरसी किस पे लागू होता है, सिर्फ भारतीय नागरिकों पर। सीए क्या होता है, पात्र विदेशी प्रवासी पर। अगला है कानूनी आधार क्या है, किस आधार पर ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो कानूनी आधार क्या है, नागरिकता नियम 2003, सिटीजनशिप रूल्स 2003 के आधार पर एनपीआर किया जाता है। एनआरसी किस आधार पर किया जाता है, तो नागरिकता नियम 2003 के आधार पर एनआरसी भी किया जाता है। सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 2019। ठीक है, अब बात करते हैं क्या एनपीआर नागरिकता देता है, तो बात है नहीं, एनपीआर से नागरिकता नहीं मिलती है। अगला एनआरसी, तो एनआरसी क्या नागरिकता देता है, नहीं, लेकिन सीए क्या करता है, नागरिकता देता है। ठीक है, नागरिकता साबित करता, क्या एनपीआर नागरिकता साबित कर सकता है, एनपीआर नागरिकता नहीं साबित करता। एनआरसी, एनआरसी क्या नागरिकता साबित करता है, तो नागरिकों की सूची है और स्वयं नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ध्यान देना, एनआरसी जो है वो एनआरसी सिर्फ नागरिकता की सूची है, प्रमाण नहीं है। मीन्स जो एनआरसी इतने बवाल हो रहे थे, इतने हल्ला हो रहे थे, एनआरसी हो जाएगा, मेरा नाम कट जाएगा, बाहर हो जाएगा, नहीं, एनआरसी बस एक रजिस्टर है, नागरिकता का रजिस्टर है, उसमें होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नाम उसमें आ भी जाएगा तभी वो प्रमाण नहीं करता, प्रमाणित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। क्लियर, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला, ये एनपीआर किन देशों पर लागू होता है, तो ये लागू नहीं होता है और ये भी लागू नहीं होता। ठीक, लेकिन सीएए क्या होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर लागू होता है। अगला, किन धर्मों पर लागू होता है, तो ये एनपीआर सभी धर्मों के लिए है और एनआरसी सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, और सीएए क्या होता है, सीएए में क्यों आएंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी धर्मों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान बनाया गया है सीएए में। ठीक है, अगला, भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये जनसंख्या डेटा संग्रह है, इससे प्रभाव का कोई मतलब नहीं है, और ये नागरिकों की पहचान है। एनआरसी क्या है, नागरिकों की पहचान है। क्लियर, दस्तावेजों की क्या आवश्यकता पड़ेगी, एनपीआर में दस्तावेजों की क्या आवश्यकता पड़ती है, तो सामान्य जनसांख्यिकी जानकारी है, इसमें दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। एनआरसी में क्या होता है, सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज आपको एनआरसी में दिखाने पड़ते हैं। क्लियर, अब एनपीआर पहली बार 2010 में किया गया और ये एनआरसी असम में लागू प्रक्रिया है और सीएए 2019 में किया गया। क्लियर, अब अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए शुरुआत कब हुई, बिगिनिंग कब हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। बात समझिए
कि एनआरसी जो स्टार्ट हुआ वो 1951 में स्टार्ट हुआ। एनआरसी कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। 1950 में हमारा देश संवैधानिक रूप से आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उसी के एक साल बाद 1951 में एनआरसी कराया गया। तो एनआरसी का प्रमुख विवरण क्या था कि भारत की पहली जनगणना 1951 के बाद पहली बार एनआरसी तैयार किया गया। ठीक है, बाद में असम में इसका विशेष रूप से काम किया गया। मतलब कि जनगणना के बाद 1951 में पहली बार एनआरसी कराया गया, और कहां कराया गया? असम में कराया गया। ठीक है, एनपीआर की बात करें तो एनपीआर क्या भैया? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और ये 2010 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 2010 में। क्या है इसका? पहली बार 2010 में तैयार किया गया एनपीआर रजिस्टर। पहली बार 2010 में तैयार किया गया एनपीआर रजिस्टर, और 2015 में इसका स्टार्टिंग किया गया, अपडेट किया गया। 2015 में इसको अपडेट किया गया, और इसका आधार नागरिकता नियम 2003 रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या है भैया? ये संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति 12 दिसंबर 2019 को हुई, और इसके नियम 12 मार्च 2024 से अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा डेटा हो गया। समझिए, एनआरसी 1951 से आ रही है। अब एक संक्षिप्त डेटा समझ लेते हैं क्या है। 1951 में एनआरसी पहली बार कराया गया। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लागू किया गया। 2003 में नागरिकता नियम रूल्स बनाया गया जिसमें एनपीआर आया। 2010 में पहली बार एनपीआर तैयार किया गया, और 2015 में एनपीआर को अपडेट किया गया। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। 2024 में इसको अधिसूचित किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस अपने आप में है। अगर हम बात करें एनपीआर की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो भारत में रहने वाले सभी निवासियों का एक रजिस्टर है। एनपीआर क्या है? भारत में रहने वाले सभी निवासियों का एक रजिस्टर है। वो भारतीय हो या विदेशी हो, जो भी भारत में रह रहा है ऑल ओवर, सामान्य तरीके से उनका एक रजिस्टर है जिसका डेटा मेंटेन किया जाता है, जिसे कहते हैं जनसंख्या, सांख्यिकी जनसंख्या के आधार पर उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हो सकते हैं यदि वे सामान्य परिभाषा में पूरी तरीके से आते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है एनपीआर का? इसका उद्देश्य होता है जनसंख्या संबंधित जानकारी एकत्र करना। भाई, हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं हमको पता होना चाहिए, वो भारतीय हो या विदेशी हो या कोई भी हो। हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। कितना पॉपुलेशन हमारे देश में है इसकी भी जानकारी हमको होनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या होता है? एनपीआर मेंटेन किया जाता है। एनपीआर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। मींस कि अगर आपका नाम एनपीआर के अंतर्गत आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे। एनआरसी की अगर हम बात करें, एनआरसी क्या भैया? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये क्या है? यह भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करने की एक प्रक्रिया है। यह भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वैध नागरिकों की पहचान करना। मीन्स कि जो एक्चुअल में भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है, उसकी पहचान करना। एनआरसी स्वयं में नागरिकता प्रदान नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एनआरसी से लोग भाग रहे थे, एनआरसी स्वयं में नागरिकता प्रदान नहीं करता कि आपका नाम एनआरसी में आ गया तो आप नागरिक कहे जाएंगे, और आपका नाम एनआरसी में नहीं आया तो आप नागरिक नहीं कहे जाएंगे। नहीं, एनआरसी बस एक डेटा है। क्या है? एक डेटा है। और अब तक पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं किया गया। ये सिर्फ कहां किया गया है? असम में किया गया। कहां पे किया गया? असम में किया गया है। ठीक है, सीएए की बात करें भैया, सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और ये किसका अमेंडमेंट किया है? ये अमेंडमेंट हुआ है सीए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया है, और एक्ट 2019 पारित किया गया है, अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कहता है भैया? यह भारतीय नागरिकों को कानून में संशोधन करता है। यह भारतीय नागरिकता का कानून में संशोधन किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सभी को जो निर्धारित कट ऑफ
की तिथि तक भारत में आ चुके हैं, ठीक है, को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कानूनी मार्ग प्रदान करता है। बात समझ में आई? जो निर्धारित कट ऑफ हमारी है 1971 वाली या उससे 1986 की, उससे अंदर अगर ये भारत में आ चुके हैं तो इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। सीएए क्या है? किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता है। सबसे बात ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सीएए जो है वो नागरिकता देने वाला कानून है, ठीक है। किसी की नागरिकता इसके आधार पर नहीं जा सकती कि ये इससे मैच नहीं कर रहा। सीए का नागरिकता छीनने या समाप्त करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात करते हैं संबंध के बारे में कि एनपीआर, एनआरसी और सीए का संबंध क्या है। समझिए, एनपीआर निवासियों का डेटा है, रेजिडेंस का डेटा है, जो पूरे लोग भारत में रहते हैं। एनआरसी क्या है? नागरिकों की सूची है, सिटीजन की, जो एक्चुअल में भारत के नागरिक है। और सीए क्या है? पात्र विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी। ओके, अब बात करिए अगर मूल आधार की, तो फैक्टर ये है कि आपकी नागरिकता जो डिसाइड होनी है वो डिसाइड होनी है सीए से, 1955 से, और कहीं से डिसाइड नहीं होगी, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही आपकी नागरिकता डिसाइड होने वाली है और कहीं से भी डिसाइड नहीं होगी। क्लियर? तो आपका आप समझ गए, एनपीआर, एनआरसी और सीएए टोटल डिफरेंट है, तीनों का काम अलग अलग है और इन तीनों से किसी की नागरिकता छीन नहीं सकती या किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। ये एक बस डेटाबेस है। ये क्या है? एक डेटाबेस है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितने नागरिक होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आपको दे दे, एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनपीआर, एनआरसी, सीएए, ठीक है। ये तीन चीज है, बात समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं एनपीआर, एनआरसी और सीएए का, ठीक है। एनपीआर क्या है? एनपीआर है भैया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या जनसंख्या कह सकते हैं, कि भारत में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। एनआरसी क्या है? एनआरसी कहता है भैया कि इन सारे जनसंख्या में से हमारे कितने हैं। जो भी जनसंख्या डेटा यहां से निकलेगा, सपोज हम मान लेते हैं कि 1 लाख लोग भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डाउट हुआ, इन 1 लाख लोगों में से हमारे कितने हैं, इन 1 लाख लोगों में से हमारे कितने हैं। तो हमारे की जनसंख्या का रजिस्टर कौन है? एनआरसी है। तो एनआरसी से हमको पता चला भैया कि 50% लोग हमारे हैं, ठीक है। अब बात आई कि ये 50% लोग जो हमारे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे हमने डिसाइड किया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कैसे डिसाइड किया। तब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 से, ठीक है। सीए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से जो 5 कैटेगरी दी गई है उसको हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भैया इस प्रकार से हमारे पास ये लोग हैं। तो बेसिकली एनपीआर, एनआरसी और सीए का काम यही है, डेटा वेरीफाई करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें कि हमारे पास एक राशन कार्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राशन कार्ड, आपने देखा होगा, राशन कार्ड हुआ करता था, ठीक है। राशन कार्ड किसकी पहचान करता था? राशन कार्ड परिवार की पहचान करता था। मीन्स आप उस परिवार के हो, ये कैसे पता चलेगा? जब आपका नाम उस राशन कार्ड में आएगा, जब आपका नाम उस राशन कार्ड में आएगा तभी आपको पता चलेगा या सामने वाले को पता चलेगा भैया आप इस परिवार के हो। उसी तरीके से जब आपका नाम एनआरसी में आएगा तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो। क्लियर? तो ये एक डेटाबेस है। ये क्या है? एक डेटाबेस है। और जब तक डेटा नहीं बनेगा, देश के किसी भी व्यक्ति को एक्चुअल में सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती और एक्चुअल में चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी योजनाएं लॉन्च करने से पहले उनको एक एक्चुअल डेटा की जरूरत होती है। जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं आपको इस डेटाबेस का रिजल्ट। आपने देखा कोरोना काल में, जब आपका कोरोना आया था 2020 में, 2020 में कोरोना काल जो आया था, कह सकते हैं शोकाकुल वर्ष था उस समय। 2020 में आपने देखा कि जो अनएथोराइज लेबर थे, अनएथोराइज पर्सन थे, अनएथोराइज लेबर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, गवर्नमेंट उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाई। अब समझिए, गवर्नमेंट उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई?
क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनका डेटा ही नहीं था। गवर्नमेंट के हिसाब से वो मजदूर है ही नहीं, वो लेबर है ही नहीं। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने उनका कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। तो फिर गवर्नमेंट ने जब पहली कोरोना खत्म हुई, जब दूसरा लॉन्च हुआ, तो उस बीच गवर्नमेंट ने क्या बनाया? ई श्रम कार्ड बनाया। क्या बनाया भैया? ई श्रम कार्ड। ठीक है, ई श्रम कार्ड बनाया गया। ई श्रम कार्ड क्यों बनाया गया? लोगों को प्रचार किया गया कि हर महीना 1,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ई श्रम क्या किया गया? ई श्रम लेबरों का डेटा कलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इस श्रम में क्या किया जाए? गवर्नमेंट द्वारा लेबरों का डेटा कलेक्ट किया गया, जो काम करते हैं मजदूर, जो अनएथोराइज्ड हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया गया। ठीक है, अब जिसका भी ई श्रम कार्ड बना है, वो गवर्नमेंट के यहाँ उसका डेटा क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। अब फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है, फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है, तो उस केस में गवर्नमेंट इस ई श्रम पर्सन को कुछ सहयोग दे सकती है। मीन्स तो अब ये डेटा क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो गया कि भाई 1 करोड़ अनएथोराइज श्रमिक हैं जो पर डे मजदूरी करते हैं, पर डे कमाते खाते हैं। तो कोई भी आपदा के दौरान इनको मदद पहुंचाई जा सकती है। उससे उनका बैंक लिंक कराया गया, आधार लिंक कराया गया, पैन लिंक कराया गया, फोटो लिंक कराया गया, इतनी सारी चीजें लिंक कराई गई। मतलब फ्यूचर में कभी भी उनको कुछ बेनिफिट देना है तो इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा बहुत जरूरी है। किसी भी देश को डेवलप करने के लिए डेटा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ एनपीआर और एनआरसी और सीए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंप्लीट होना। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसी तरह से जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा और प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो ये एक नागरिकता का सबसे आसान तरीका है। अगर हम पूरी तरीके से नागरिक बनना चाह रहे हैं, या पूरी तरीके से हमें डाउट खत्म होना चाह रहा है, नागरिकता का पूरी तरीके से सब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, तो ये तीनों चीजों को कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये सब्जेक्ट खत्म होगा। क्लियर?